अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महनूर सैयद। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं बात करूंगी टारगेट किलिंग की कि कराची में जो एक बड़ा मसला इस वक्त है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको आज के मेहमान से जो हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ शरफुद्दीन मेमन साहब, कंसल्टेंट है होम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिंध के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। बस जब हम इस तरह का टॉपिक लेके आते हैं, जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो सबसे पहले जहन में ये सवाल आता है कि हम मीडिया में बड़ा देखते हैं। अभी देखा हमने जो वजीर दाखिला है रहमान मलिक साहब, गुज़िश्ता दिनों जो है उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कहा कि टारगेट किलिंग जो है उसका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। और अब तो उन्होंने जुमे को जब उन्होंने बात की मीडिया से, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो डकैती में मुलविस हैं, भत्ताखोरी में मुलविस हैं लोग, उनको देखते ही गोली मार दी जाए। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह की बातों के बाद या ये सब कुछ करने के बाद जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है? देखें, अब इसमें जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट ने तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो हैं वो देने हैं। वो रहमान मलिक साहब हों या हमारे होम मिनिस्टर साहब हों, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हों, या मतलब जब गवर्नमेंट की आप बात करें तो ज़ाहिर है ये चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है ज़ाहिर है किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं होती। और रिट ऑफ द गवर्नमेंट की जब आप बात करते हैं तो फिर इसी तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। और जो पुलिस है या हमारी जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो इन चीज़ों पे काम कर रही है, तो उनको तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। वो टारगेट किलिंग के हवाले से हो, वो बत्तखोरों के हवाले से हो, या वो दहशतगर्दी के हवाले से हो, या दूसरा क्राइम के हवाले से हो। ये तो मतलब इसमें तो कोई मेरे ख्याल में किसी लेवल के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और जितनी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ज़ाहिर है उनको जो है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और ये चीज़ उनको सख्ती से कही जाती है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो मैसेज है मेरे ख्याल में, ये मैसेज मतलब हमारी एजेंसीज को भी जाता है, जिसमें पुलिस है, ज़ाहिर है फ्रंट लाइन है, और उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी प्रोसेस होता है, ताकि लोगों में ये तासुर ना हो कि हम इस चीज़ों को बड़ा लाइटली ले रहे हैं या हमारा कंसर्न नहीं। ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है कराची में, खास तौर पे टारगेट किलिंग के हवाले से भी हम बात करें तो टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है, अगर आप देखेंगे कि ये मुस्तकिल मतलब चलता आ रहा है। और इसको रोकने के लिए ज़ाहिर है हमारे जो है वो एक तो आपको गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, इसमें हमारी जितनी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, वो अपनी जगह काम कर रही हैं। तो ये सारे बिकॉज उनके भी लोग टारगेट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को फेस करने के लिए ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये इस तरह के ज़ाहिर है जो हमारी पुलिस है या हमारी रेंजर्स जो उनके साथ मिलकर काम कर रही है, उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। और कि अगर कोई भी इस तरह का अगर बत्तखोर हो या टारगेट किलर हो तो उसको फौरी तौर पे एप्रीहेंड करें, या किसी तरह की भी कार्रवाई हो, जिस तरह ऑपरेशंस जो हैं टारगेटेड हैं, फोकस्ड हैं, वो भी शुरू हो चुके हैं, आपने देखा होगा। और उसमें कामयाबियां भी हो रही हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मे बी मंजर आम पे नहीं आती, लोग पकड़े जाते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। मैं अभी आपसे यही कहने लगी थी कि हुकूमत ने अभी दावा किया है कि टारगेट किलिंग में जो मुलविस लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वाज़ेह तौर पर ये नहीं पता चला कि वो कौन है, किस सियासी जमात से हैं या किस गिरोह से हैं, क्योंकि अब तो ये भी कहा जाता है ना कि सियासी जमातें भी मुलविस हैं। देखिए, मैं आपको ये ज़रूर कहूँ कि ये जितने हैं आपके लोग, मैं तो उसको किसी और कैटेगरी में नहीं डालता। मैं ना इनको वो कोई सियासी या कोई और, मैं तो कहता हूँ ये सारे के सारे क्रिमिनल हैं। जो भी ये एक्टिविटी कर रहा है, वो अगर टारगेट किलिंग के हवाले से हो, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा एक सीरियस, ये भी दहशतगर्दी का एक एक्ट है। उसके अलावा जो भी दूसरा क्राइम, ये सारे क्रिमिनल्स हैं जो काम कर रहे हैं। बत्तखोर जो हैं वो भी सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। अब इसमें कुछ ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स ज़रूर हैं, खासतौर पर लैंड ग्रैबिंग में हमने देखा है, इवन बत्तखोरी में हमने देखा है कि वो कोई इस तरह का तासुर देने की कोशिश करते हैं कि फलां जमात के साथ उनका ताल्लुक है। लैंड ग्रैबिंग में हमने देखा है कि झंडा लगा के वो कब्जा करना है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको वो जो उस पार्टी की बैकिंग है, या अब ये अलग है कि वो उसने तासुर दे दिया या उसने उसकी कोशिश ये की कि जी उसका शेल्टर ले लिया। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं। अब इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो टॉप लीडरशिप से लेके दूसरी जो लीडरशिप आपकी जो है, वो तो इस चीज़ को टोटली मेरे ख्याल में कंडेम भी कर रही है और डिसओन भी कर रही है। वो ये भी कह रही है, मैसेज आ रहे हैं उसमें, कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, एएनपी हो, एमक्यूएम, सारे के सारे ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा क्रिमिनल मौजूद होगा, हम उसको बेदखल करेंगे। उसके साथ साथ हम उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे और उनको मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हम बताएंगे भी कि ये लोग ऐसे हैं। तो देखें, अब इसमें जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे मिलके तो इसको मेरे ख्याल में फोकस होकर काम कर रहे हैं।
और जाहिर है मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब आप बात करते हैं पार्टनरशिप की, जब आप बात करते हैं, कौन चाहेगा कि कराची का अमन अमान खराब हो। अब इसमें जो दूसरी फोर्सेज हैं उसमें बहुत बार बात हो चुकी है, उसमें हम एक मेजर जो हम दहशतगर्दी को जो हम फेस कर रहे हैं, ये फोर्सेज भी इसमें काम कर रही है। जब हम वहां पर ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं वजीरिस्तान के इलाकों में, तो उसका कहीं ना कहीं हमें अच्छा, ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि कराची में सवात और वजीरिस्तान का जो ऑपरेशन जिस तरह वहां पे हो रहा है उसकी वजह से शायद ये इफेक्ट पड़ा। क्या है इसमें? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और इसमें खास तौर पे हमारे जो ऐसे इलाके हैं जहां इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने शेल्टर भी लिया हुआ है और ऑपरेट भी कर रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि सीआईडी ने बहुत कामयाब ऑपरेशंस किए हैं जिसमें ये दहशतगर्द कराची के मुख्तलिफ ऐसे इलाकों से पकड़े गए हैं। उसके साथ साथ हमारे जो मदरसे हैं इनको मेरे ख्याल में हमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं तो अपनी जगह बनाई हुई है। तो वहां पर जब हमारे ऑपरेशंस कामयाब होते हैं तो उन्होंने शहरों को टारगेट करना होता है, सिर्फ कराची टारगेट नहीं हो रहा। अगर दहशतगर्दी के हवाले से आप बात करेंगे तो हमारे पाकिस्तान के पंजाब भी अफेक्टेड है बुरी तरह, हमारा पख्तूनख्वा बड़ा बुरी तरह अफेक्टेड है। तो जितने बड़े शहर हैं उन्होंने वहां स्ट्राइक करना है। पेशावर को भी इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, कराची को भी आपने देखा होगा, ये चीजें हमारे सामने आती हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और इसमें जाहिर है जब हम बात करेंगे कि इसको हमने किस तरह हमने काम करना है, तो जब तक हमारी जो सिविल सोसाइटी और उसके साथ साथ हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस मिलके गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगी और आइडेंटिफाई नहीं करेंगी इन लोगों को। ज़ाहिर इलाकों में जो ये लोग बैठे हुए हैं तो इनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? मतलब आप अगर 18 करोड़ की हमारी पूरी पाकिस्तान की आबादी है और उसके साथ हमारे कराची की 2 करोड़ की आबादी हो, जिसमें अगर आप चाहेंगे कि एक एक इलाके को मॉनिटर किया जाए तो वो मुमकिन नहीं है। कैमरा नेटवर्किंग की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात की। इस वक्त मुमकिन नहीं कि एक एक इलाके को मॉनिटर किया जाए। लेकिन अभी शरफुद्दीन मेमन साहब, अभी आपने भी जिक्र किया, मैं भी ये कहूंगी कि हमारी जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें, एएनपी हो गई, पीपीपी हो गई, एमक्यूएम हो गई, कोई जमात नहीं चाहेगी कि गैर मकबूल हो। अपने से ये लोग जो है ये काम कर रहे हैं। फेवर में नहीं जाता, ये किसी भी पार्टी के ये चीजें फेवर में नहीं जाती। और इस तरह का अमन अमान खराब करके किसको एडवांटेज मिलेगा? इसको सिर्फ क्रिमिनल एलिमेंट्स के अलावा मैं नहीं समझता हूं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी गवर्नमेंट इटसेल्फ हो, वो कौन चाहेगा कि इस तरह की सिचुएशन खराब हो। तो अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जाहिर है ये सबको मिलकर मेरे ख्याल में काम करना होगा और एक नेशनल स्पिरिट में काम करना होगा। तो जब आप नेशनल स्पिरिट पे काम करते हैं, कुछ चीजों को, डिफरेंसेस को आप साइड पे रख दें। जाहिर है हर एक का अपना अपना वो है, मैनिफेस्टोज हैं, सबके अपने अपने वो जो भी काम करना है। ज़ाहिर सियासी जमातें अपना काम करती हैं, उन्होंने अपना वोट बैंक अपना इंटैक्ट रखना होता है, उन्होंने काम करना होता है। तो वो डिफरेंसेस वो अपनी जगह पर उन्होंने क्रिटिसाइज करना है या पॉलिटिकली जिस बात को उन्होंने क्रिटिसाइज करना है वो उनका राइट भी है। वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उन चीज़ों को डिबेट कर सकते हैं। मगर एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब आप उसको जब बात करते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ नेशनल कंसेंसस के अलावा, और हर पार्टी कहती भी यही है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई दो